पुलिस की नौकरी है जहां तीर भी चलाना है और परिंदा भी बचाना है। आप में बदलाव कब आया? क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है कि जिस दौर में लोगों के पास गाड़ियां नहीं होती, उस वक्त बुलेट की जब आवाज़ गलियों में गुजरती थी और आप उस पर सवार होते थे तो बदमाश वैसे ही इलाका छोड़ जाते थे। आप इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी रहे, कई पदों पर रहे, डीजीपी के स्टाफ ऑफिसर रहे, बहुत बड़ा ओहदा था। पुलिस कमिश्नर रहते हुए गुरुग्राम में जो सीपी थे विर्क साहब, तो उस वक्त आप SO1 थे, पूरा का पूरा महकमा आप संभालते थे। हम लोग जाते आते थे बीइंग जर्नलिस्ट। वो दौर देखा है और आज दौर देख रहे हैं कि कंप्लीट आप आध्यात्मिक हो। ये बदलाव कैसे? पढ़ाई में कोई ज़्यादा ठीक था नहीं तो मैं वो ग्रेजुएशन करी नहीं, ये सच्चाई है कि मैं पढ़ाई में वास्तव में कमज़ोर था। मैं 10वीं क्लास मैंने 2 बार में करी, 11th में मैं 2 बार फिर फेल हुआ। पुलिस में महकमे में रिवार्ड का जिक्र हो रहा था, कलंक भी होता है ऐसा कि सस्पेंड हो गए, आपको वो कर दिया गया। यस। ऐसा भी कोई वास्ता पड़ा? अमूमन पुलिस में एंट्री के बाद, बहाली होने के बाद या भर्ती होने के बाद सबके जहन में होता है कि ठीक है, और जब आपने इतना बड़ा काम, कई काम किए तो अंदर से था कि ठीक है बदमाशों का खात्मा भी करना है। वो दौर क्या था जब आप एनकाउंटर की दुनिया में आपने कदम रखा? वर्दी जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो आप ईगो चाहो वो सेटिस्फाई करेगी आपकी। जो चाहो, आपको इज्जत कमानी है इज्जत कमाओ, आपको जूते खाने जूते खाओ, आप बेइज्जती करवानी बेइज्जती करवाओ, सब कुछ देती है। जब आप पुलिस में आए इस डिपार्टमेंट में, तो सबकी कुछ इच्छाएं तमन्नाएं होती हैं। क्यों आए और क्या जिस लिए आए वो काम सारे आपने 31 साल में पूरे कर लिए, या कुछ अभी दिल में है कि नहीं ये चीज़ जरूर मुझे करना चाहिए था या करना है? तो फिर जानना है सर, ये चेची जो आप लिखते हो ये अमूमन में दूसरा कोई नाम का नहीं मिले, क्या है, कहाँ से हो सर? वर्दी चाहे कोई भी हो, दूसरों की नजरों में रोमांच और खौफ दोनों पैदा करता है। अगर बात खाकी की हो तो एक तरफ जहां समाज में ये पैरोकारी का कार्य करता है, तो वहीं दुष्ट आचरण के दलन की जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर होती है। और आज से 30 साल पहले का दौर और आज 2025-26 का दौर, कितनी बदली वर्दी की हनक। इन तमाम सवालों को लेकर एक ऐसे अधिकारी, हालांकि वर्दी का जिक्र हो तो डिसिप्लिन का जिक्र जरूर होता है, और जो व्यक्ति अभी सर्विस में है उसके पास भी बहुत सारी लिमिटेशंस है कि खुलकर क्या बोले क्या ना बोले। लेकिन फिर भी इन तमाम बदलाव और एक खूंखार अधिकारी से आज शालीन, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तमाम परिधियों में बंधे अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। वर्तमान में DSP रेलवे हरियाणा राजेश चेची साहब, स्वागत है सर आपका। नमस्कार सुशील जी, नमस्कार, बहुत धन्यवाद जी। सर आप सबसे पहले इतनी शरीफ से आप लगते हो, आपका अगर इतिहास कोई पढ़े, किस्सा पढ़े, तो बिल्कुल वो तमाम जो पुलिस में खूबियां होती है, जो पुलिस को लेकर कल्पना की जाती है, उन तमाम चीज़ों को पार कर आज आप इतने शालीन सौभ्य बने हुए हो। ये बदलाव कैसे? एक्चुअली सुशील जी, पुलिस की जॉब है ऐसी है, देखो एक सीधा एक टर्म जो मैं बोलता हूँ हमेशा, वो ये कहता हूँ कि पुलिस की नौकरी है जहाँ तीर भी चलाना है और परिंदा भी बचाना है। क्योंकि आपको मतलब इस तरह का काम करना है कि कोई बॉर्डर पे तो है नहीं हम कि हम दुश्मन से लड़ रहे हैं, आपको तो अपने ही लोगों के साथ रह के उन्हीं के सुधार के लिए काम करना है। तो आपको गोली भी चलानी है, तीर भी चलाना है और परिंदा भी बचाना है। तो वो सिस्टम करते करते आप निश्चित रूप से कुदरत, नेचर, क्योंकि जिसको आप हम हमारी नेचर कह रहे हैं वो कुदरत जो है उसको भी वही नेचर है। तो ये तो वो इसको ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान हम कुछ भी कह लें, जो कुदरत कह लें, कुदरत वो आपका नेचर तो वही बनाएगा। काम आप कुछ भी करते रहें, जरूरी नहीं है। बहुत बार ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो राक्षस रहे हैं और एकदम से संत हो गए, तो वो तो भगवान डिसाइड करता है कि आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हो, किस तरह का आप पढ़ते हो, किस तरह की चीज़ें सुनते हो, आपका नेचर वैसे वैसे कन्वर्ट होता चला जाता है। आप में बदलाव कब आया? क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है कि जिस दौर में लोगों के पास गाड़ियां नहीं होती, उस वक्त बुलेट की जब आवाज़ गलियों में गुजरती थी और आप उस पर सवार होते थे तो बदमाश वैसे ही इलाका छोड़ जाते थे। आप इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी रहे, कई पदों पर रहे, DGP के स्टाफ ऑफिसर रहे, बहुत बड़ा ओहदा था। पुलिस कमिश्नर रहते हुए गुरुग्राम में जो CP थे विर्क साहब, तो उस वक्त आप SO1 थे, पूरा का पूरा महकमा आप संभालते थे। हम लोग जाते आते थे बीइंग जर्नलिस्ट। वो दौर देखा है और आज दौर देख रहे हैं कि कंप्लीट आप आध्यात्मिक हो। ये बदलाव कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी पुलिसिंग चल रही है। क्योंकि अब क्योंकि मैं GRP में हूँ,
तो ये तो नेचर, आपको देखो, आपको स्विच ऑन और ऑफ करना आना चाहिए। हमारी पुलिस की दिक्कत क्या हो रही है, अक्सर आप मिसबिहेव की शिकायतें सुनोगे पुलिस की, तो होता नहीं है, परंतु कई बार क्या होता है, वो कैपेसिटी नहीं डेवलप हो पाती कि बदमाश आया तो आपको स्विच उधर ऑन करना है और शरीफ आदमी आया तो वो ऑफ होना, कई बार वो ऑन ही रह जाता है। वो बदमाश से जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो आज बहुत सुधार है, पर वो कई बार इस तरह का आप स्विच ऑन ऑफ करना भूल जाते हो। तो ये है कि आपको जब सामने लड़ाई लड़नी है तो आप उस रोल में हो, और जब आपको उपदेश देना है तो आप अध्यात्म वाले रोल में हो, तो वो दोनों पैरेलल ही चलेंगे तो ही बात बनेगी साहब। ये तो आप सर देखो, मेरे सवाल का जवाब आप दे रहे हो, लेकिन आपके बारे में ये भी मैंने पढ़ा कि आप जानबूझकर आपने पोस्टिंग ली। नहीं, ये निश्चित रूप से है। देखो, मेरी अब 31.5 साल के करीब मेरी सर्विस हो गई है, और मैं फील्ड में ही रहा हूँ, हमेशा फील्ड में ही रहा। आपने देखा है, मैं ASI था तब, मैं शत्रुजीत कपूर साहब जब SP होते थे गुड़गांव में, तो इन्होंने मेरे को ASI SHO अपने रीडर से हटा के और ASI SHO लगाया था पटौदी, और मैं लगभग 10-11 महीने जब तक वो रहे थे। और उसके बाद दूसरे सियाग साहब जब SP आए थे, उनके टाइम में भी मैं SHO पटौदी रहा था, बाद में मैं ट्रांसफ़र हो गया आया था। देखो, हरियाणा में मैं नहीं समझता कोई भी एक ऐसा अधिकारी या कर्मचारी होगा जिसने इतनी डेपुटेशंस काटी होंगी। मैं अब नहीं आया कि मैं रेलवे में आ गया तो ये खुड्डा लाइन पोस्टिंग है। मैं IB में रहा हूँ, मैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में रहा हूँ, मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में रहा हूँ, मैं यूनाइटेड नेशन में रहा हूँ, स्टेट क्राइम में रहा हूँ, CID में रहा हूँ। ये 6 जो चीज़ मैंने बताई, ये 6 तो डेपुटेशंस ही मानी जाती हैं। 2 तो स्टेट की हैं, 2 सेंटर की हैं, 4 सेंटर की हैं। तो इसलिए वो बीच बीच में आपको अपने आप को थोड़ा समय देने के लिए, थोड़ा परिवार को समय देने के लिए, जैसे वो है ना, छलांग लगाने से पहले आप थोड़ा सा करो, आत्म मंथन करो, खुद आत्म अध्ययन करो। तो बस उस समय में इस तरह से जाता था। अब ये हो गया कि अब तो नौकरी भी लगभग 2 साल और बच गई है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है, यहाँ रेलवे में भी सेवा हो रही है लोगों की। बहुत लोग रेलों में कटते हैं, मरते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा। मैं आपको मेरे फ़ोन में दिखाऊंगा। मैंने मोटिवेट कर करके अपनी पुलिस को, जो मेरे पास जो 12 डिस्ट्रिक्ट्स के GRP के एरियाज़ है, तो उसमें इनको अब, ये पहले का मेरे को पता नहीं करते कि नहीं करते, अब मैंने ग्रुप बनाया हुआ जिसमें SPO है चाहे होमगार्ड है, मेरे 309 आदमी, हम सारे उस एक ग्रुप में हैं। तो उसमें रोज़ नहीं तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा ऐसे इंसिडेंट ज़रूर होते कि कोई बच्चा घर से आ गया था नाराज़ होके कहीं जाने के लिए या मरने के लिए, उसको हमने पकड़ लिया शक में देख के, घर वालों को बुलाते हैं, उसको हैंडओवर करते हैं। कभी कोई बिछड़ा हुआ बच्चा मिलवा रहे हैं, किसी का सामान दिलवा रहे हैं। तो ये मेरी GRP जो है वो काम कर रही है। तो आपको काम करने का मौका तो यहाँ भी मिल ही रहा है जी। तो बाहर फील्ड में भी वही काम करना है, यहाँ भी यही काम करना है। तो यहाँ थोड़ा सा यूँ है कि थोड़ा एरिया बड़ा है, थोड़ा ट्रैवलिंग ज़्यादा हो जाती है, बाकी काम तो यहाँ भी करते हैं। मतलब वही सेवा यहाँ हो रही है। हाँ, लगभग वही है, कोई विशेष फर्क नहीं है। अब दोबारा आपने इच्छा नहीं जताई कि चलो लास्ट है और 2 साल बची हैं, कहीं आराम से किसी वही पुराने दौर में एक बार पुनः? दरअसल भाई साहब, दरअसल क्या होता है, नाम के लिए करते हैं ना लोग भाई, या तो नाम कमाना है, या पैसा कमाना है, या रुतबा कमाना है। 3 ही मकसद रहते हैं, चाहे आप कुछ भी काम करते हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि 31.5 साल में अगर नाम नहीं कमा पाए तो अभी क्या नाम कमाना है। और नाम कोई याद भी नहीं रखता। अगर कोई मेरे से पूछे पिछले 5 राष्ट्रपति का नाम बताओ, तो चौथे या 5वें राष्ट्रपति का नाम या चौथे 5वें प्रधानमंत्री का नाम भी भूल जाएगा लोग। तो मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ, एक शब्द होता है दया। आज से 25 साल पहले कौन प्रधानमंत्री था, कौन राष्ट्रपति था, किसी को याद नहीं रहेगी। पर आज से 25 साल पहले मैंने अगर किसी के ऊपर दया दिखाई थी, किसी का बच्चा गलत मर्डर में फंस गया था और मैंने वो निकाल दिया, या किसी का मर्डर करके कोई मिल नहीं रहा था और वो मैंने ढूंढ के पकड़ लिया, तो वो परिवार 90 साल का भी वो आदमी जो हो जाएगा ना, जो उस समय 25 साल का था, वो तब भी वो याद रखेगा। क्यों? क्योंकि उस पर आपने दया दिखाई। दया के अल्फ़ाबेट्स को उल्टा करो तो वो होगा याद। ऐसे ही है कि आप भला करना शुरू कर दो, आपका लाभ होना अपने आप लग जाएगा। तो वो मैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि आपको नाम नूम करने के लिए 31 साल में अगर पैसे की भूख भी ख़त्म नहीं हुई, मेरी वो सरकार तनख्वाह पर्याप्त दे देती है। देखो, अगर आप ठीक ठाक गुजारा करना चाहो तो सही काम चल जाता है, और बाकी सारी सुविधाएं सरकार देती है। देखो जी, ये वर्दी जो है ना, एक ऐसी चीज़ है जो आप ईगो चाहो वो सेटिस्फाई करेगी आपकी। जो चाहो, आपको इज्जत कमानी इज्जत कमाओ, आपको जूते खाने जूते खाओ, आप बेइज्जती करवानी बेइज्जती करवाओ। एग्जैक्टली, आप इज्जत भी उतनी कमा सकते हो आप, और वही वर्दी की पावर से ही तो सब लोग नमस्ते करते हैं जी, और तो कुछ है नहीं। तो वर्दी के कारण ही इज्जत है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ इससे बढ़िया कोई नौकरी नहीं है जो भगवान ने मेरे से करवाई है या किसी भी पुलिस अफसर से करवाई जा रही है। क्योंकि जो समाज का भला एक पुलिस अफसर कर सकता है, एक डॉक्टर की लिमिटेशंस हैं भाई, वो वहाँ तक कर सकता है। दांत का है तो दांत ही ठीक करेगा, वो आंत ठीक नहीं कर सकता मेरी। तो पुलिस के पास तो आपको रोज़ नया कुछ करना है। आप सोचो, जो सोचोगे वो काम पुलिस करेगी। इलेक्शन हो पुलिस,
बाढ़ आ गई तो पुलिस, अकाल पड़ गया तो पुलिस, भूकंप आ गया तो पुलिस, लड़ाई होगी तो पुलिस, इलेक्शन हो तो पुलिस, मतलब आप सड़क, कहीं एग्जामिनेशन हो तो पुलिस, कहीं राशन नहीं बट रहा तो पुलिस, मतलब आप सोचो, जो आप सोचोगे वहाँ आपको पुलिस की, वो इतना वर्सेटाइल काम है कि आप सोच नहीं सकते। कोई फील्ड ऐसा बचेगा ही नहीं जिसमें पुलिस नहीं जरूरत पड़ेगी। जिसमें जब आप पुलिस में आए जी, इस डिपार्टमेंट में, तो सबकी कुछ इच्छाएं तमन्नाएं होती हैं, जी, क्यों आए और क्या जिस लिए आए, वो काम सारे आपने 31 साल में पूरे कर लिए, या कुछ अभी दिल में है कि नहीं ये चीज़ जरूर मुझे करना चाहिए था या करना है? देखो मैं बताता हूँ भाई साहब, वास्तव में तो ये है कि मेरे फादर भी पुलिस में थे, तो मेरे को लगता था कि ये अच्छी सेवा करते हैं पुलिस में रह के, तो वो पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हुए थे और एएसआई रिटायर हुए थे, और मेरे को ये मौका मिल गया, फिर परमात्मा ने एएसआई भर्ती कर दिया और मैं अब डीएसपी हूँ पिछले 12 साल से। तो पुलिस का तो ये था कि समाज में लोगों की मदद का एक, जो आप क्या मदद कर सकते हो, आर्थिक हालात अपनी कोई ज़्यादा अच्छी रहती नहीं है तो आर्थिक मदद किसी की कर दें, और शारीरिक हालात भी, कोई पहलवान नहीं है, आप कोई मार के बॉक्सिंग हो जो गैर कानूनी काम हो जाएगा वैसे नहीं कर सकते, तो आप कलम से कर सकते हो आप मदद। तो समाज में मैंने सोचा कि इससे अच्छा साधन कुछ नहीं है कि आप आम के आम गुठलियों के दाम, आप अपनी, देखो बहुत कम परसेंटेज लोगों की होती है कि जो उसकी इच्छा हो वो उसको जॉब मिल जाए या वो काम करने के लिए मिल जाए। तो मेरी इच्छा थी कि 10वीं क्लास पास करते मैंने मेरे पिताजी को बोलना शुरू किया था कि मेरे को कांस्टेबल भर्ती करवा दो जी। अच्छा, आप चाहते थे शुरू से? हाँ, कि मेरे को सिपाही लगवा दो जी किसी तरह। वो पर उनको ये जिद थी कि तो ग्रेजुएशन कर, तेरे को डॉक्टर बनाना है, ये करना है, वो करना है, पर मैं पढ़ाई में कोई ज़्यादा ठीक था नहीं, तो मैं वो ग्रेजुएशन करी। नहीं, ये सच्चाई है कि मैं पढ़ाई में वास्तव में कमज़ोर था। मैं 10वीं क्लास मैंने 2 बार में करी, 11th में मैं 2 बार फिर फेल हुआ, और उसके बाद जब मैंने कोरेस्पोंडेंस से पढ़ाई शुरू करी फिर मैं फेल नहीं हुआ कभी भी। स्कूल में पढ़ाता था, प्राइवेट स्कूल था छोटा सा एक, उसमें पढ़ाता था मैं, और साथ में ग्रेजुएशन करता था। अभी वो बिना मान्यता प्राप्त का जैसे स्कूल होता है छोटा मोहल्ले में, इस तरह का स्कूल था। 150 रुपये मेरी तनख्वाह होती थी शुरू की, और ये 1900 मेरे ख्याल से 90 से भी 2-3 साल पहले की बात होंगी। तो हाँ, तो तब मैंने फिर ग्रेजुएशन की, फिर मैंने एमए की रोहतक से। तो रोहतक में यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी हॉस्टल में ही रहता था, पर मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था शहर में, साइकिल ली हुई थी, और मैं 2-3 घर मैंने ढूंढे हुए थे, उनमें मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को, 6-7 तक के बच्चे मैं पढ़ाता था। तो वहीं से वो मैं अपना खर्चा निकाल लेता था। फिर मैंने फादर को नहीं दुखी किया, क्योंकि वो 2-3 साल फेल हो के वो उनका खर्चा अच्छा करवा चुका था। तो फिर एमए करी, फिर बीएड कर रहा था उस दौरान, फिर मेरा ये सिलेक्शन हो गया। दिल्ली पुलिस का भी मेरा टेस्ट क्लियर हो गया था, सब इंस्पेक्टर का। हरियाणा का भी ये हो गया था, हरियाणा में एक्साइज इंस्पेक्टर का भी क्लियर हो गया था, सीपीओ का भी सब इंस्पेक्टर का क्लियर हो गया था। और फिर ये सेवा हरियाणा में करवानी थी, तो यहाँ सेवा का मौका मिल गया। तो दिल्ली में क्यों नहीं ज्वाइन किया? सब इंस्पेक्टर नहीं, मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार था वहाँ पे। इससे पहले का इंटरव्यू कुछ दिन पहले ही हुआ था, बल्कि रिटर्न हो गया, फिजिकल हो गया, और फिर इंटरव्यू हो गया, फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ, मेरिट में नहीं रहा हूँगा मैं, तो इसलिए वहाँ सिलेक्शन ही नहीं हुआ। उसके तुरंत बाद फिर हरियाणा में आ गया। तो आप सही है, अपने प्रांत में सेवा कर रहे हैं। एएसआई कब ज्वाइन किए? एस 94 में जी, 94 में। हाँ जी। तो फिर वो एक आपके बारे में, मैं जब इंटरव्यू प्लान कर रहा था, आपको फ़ोन कर रहा था, कई दिनों से मैं ट्राई कर रहा था सर, और आपके महकमे के लोग थे, उन्होंने कहा कि 2-3 सवाल बड़ा पूछना जरूर, कि जब आप ज्वाइन किए थे तो उस वक्त आपका नाम भी, पहचान भी, एक बुलेट वाले और जाकर पकड़ना किसी को, मतलब पूरी बारात निकाल देते थे ऐसे लोगों को पकड़ कर, सारे खौफ खाते थे, और शायद वो शराबबंदी के दौर का वाक्या रहा होगा। असल में मैं जब उस समय बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने शराबबंदी की थी, और मैं फरीदाबाद ही मेरी पोस्टिंग थी, मैं एएसआई था। तो मैं चौकी में रहा, यहाँ पे तिगांव चौकी इंचार्ज रहा, मिंडगोला चौकी इंचार्ज रहा, कुछ दिन रहा डीएलएफ में, यहाँ चौकी थी पहले, अब तो शायद नहीं है। 3 चौकी में इंचार्ज रहा, तो तिगांव में ज़्यादा रहा, 2 बार रहा इंचार्ज यहाँ पे। और क्योंकि दारूबंदी का समय था, तो दारू जो बिकती थी वो, क्योंकि आप कानून के हिसाब से तो रोक ही सकते हो, पर मैंने एक टेक्निक निकाल ली थी थोड़ी, सामाजिक लोगों को थोड़ा डिस्करेज करने के लिए भी। तो मैं वो बुलेट, क्योंकि सरकारी बुलेट ही अवेलेबल होती थी, वो बुलेट ही रहती थी मेरे पास, एक कांस्टेबल साथ बैठ सकता था उसमें, या ड्राइवर होता था, या मैच को चलाता था। तो फिर हम दारू पकड़ते थे, दारू पकड़ के जो बंदा मिलता था, फिर उसको वहाँ से, क्योंकि आप बुलेट पे बैठा भी नहीं सकते किसी को, तो उसको दारू उसी के साथ उसके सिर पे ही रख देते थे, अब भाई तू पैदल पैदल चल ले वहाँ चौकी तक। तो उसी में वो थोड़ा एक मैसेज चला जाता था, और वो हमारी मजबूरी भी थी, क्योंकि उस ज़माने में ना व्हीकल्स थे इतने ज़्यादा, ये 95-96 की बात है। तो वो पैदल सिर पे जब दारू रख के लेके आता था, तो आईदा से दारू, वो तो मैंने देखा नहीं कोई जिसने वो दारू पकड़ा हुआ है एक बार दोबारा दारू बेची हो। तो
बस वही फेमस कर दिया लोगों ने, उसी से कहते उसमें दारू। रिवार्ड भी मिला था आपको। जो उस समय शील मधुर साहब होते थे हमारे एसपी फरीदाबाद के, तो उन्होंने, ठीक कह रहे हो, एक बार कुछ बात थी कि दफ्तर में कोई शिकायत हुई, तो मेरे को, मेरे एसएचओ को, मेरे डीएसपी को बुला लिया, तीनों को। तो मैं उनके सामने ऑफिस में बोला मैं कि जी मेरे को नहीं रहना चौकी इंचार्ज, मेरे को हटा के ऑफिस में लगा लो कहीं भी। तो बोला क्यों माँ जी, इस तरह की शिकायतें रोज झूठी होती हैं। तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने उसी समय एक सर्टिफिकेट दिया और मेरे को रिवार्ड दिया और कहा कि भाई डीएसपी साहब को और एसएचओ को बोला भाई ऐसे तो ये डिमोरलाइज हो जाएगी पुलिस, तो इनको ये ऐसी झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करो वेरीफाई करके। तो वो पहला रिवार्ड था आपके जीवन का? हाँ वो पहला ही था। और ये मैं अब रिवार्ड का जिक्र आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, मेरे को लगता नहीं हरियाणा पुलिस में कोई इतना ऐसा अधिकारी होगा जिसके पास इतने रिवार्ड होंगे जितने मेरे पास हैं। आपके पास? हाँ, वो किस लिए है मेरे पास, मैं जब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में था एयरपोर्ट पे, तो वहाँ विवेक गोगिया साहब होते थे FRRO, तो उन्होंने एक पॉलिसी लिया है, क्योंकि पैसेंजर इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहुत बढ़ गई थी ये 2004-05 के आसपास, और स्टाफ उतना ही था इमिग्रेशन का। तो उन्होंने क्या करा कि जो सबसे ज़्यादा पैसेंजर क्लियर करेगा नाइट में, अराइवल में भी डिपार्चर में भी, उसको 300 रुपये और एक सर्टिफिकेट मिलेगा हर नाइट को। तो जब भी मेरी नाइट ड्यूटी होती थी, चाहे अराइवल में और डिपार्चर में, तो कुछ तो मैं पहले ही थोड़ा करता था, फिर मैंने और थोड़ी स्पीड बढ़ा दी। तो वो हर नाइट का मैं एक सर्टिफिकेट लेके आता था, फिर महीने का एक और मिलता था अलग से। तो 2-3 साल जितने साल रहा, वो हर महीने 10 की भी एवरेज निकालो तो आप, मैंने कितने इकट्ठे कर रखे हैं, ये इतने आसानी से मिलते नहीं है इतने सर्टिफिकेट। पूरा इतनी बुकलेट है वो, इतनी बड़ी। हाँ, पुलिस में महकमे में रिवार्ड का जिक्र हो रहा था, कलंक भी होता है ऐसा कि सस्पेंड हो गए, आपको वो कर दिया गया। यस यस यस। ऐसा भी कोई वास्ता पड़ा? मेरा कभी ऐसा सौभाग्य मिला नहीं जी सस्पेंड होने का, मेरे को कभी नहीं, ना कभी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई मेरी कभी, ना कभी सस्पेंड हुआ। ये अफसरों की मेहरबानी कह लो या पब्लिक की मेहरबानी कह लो, वरना तो आप कितना भी ठीक काम कर लो, कितना भी सही काम कर लो, ये आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुड़ ही जाता है मामला, ना कोई झूठा सच्चा आरोप लगता ही रहता है। पर मैं तो कई बार अफसरों के नज़दीक रहा, जैसे रीडर रहा, एसपीज का भी रहा, दलाल साहब आईजी थे उनका भी रीडर रहा, फिर सीपी साहब के पास स्टाफ अफसर भी वो रीडर ही समझो एक तरह से, स्टाफ अफसर रहा, फिर डीजी साहब के पास रहा रीडर वहाँ पे अभी हेडक्वार्टर पे। तो उसमें यह है कि आपका पब्लिक डीलिंग थोड़ी कम हो जाती है, शिकायतों के चांस कम हो जाते हैं आप जब ऑफिस में हो। तो ठीक ही रहा, कभी ऐसा मेरे को अभी तक तो मौका मिला नहीं। अब तो 2 ही साल बचे हैं। नहीं, अब तो खैर, अब तो आप बिल्कुल बदल गए। जी जी। वो जो अंदर से, जब आप क्राइम यूनिट में भी बहुत ज़्यादा रहे, कई एनकाउंटर्स का भी जिक्र होता है, कई, एक जिप्सी वाले का भी मैं जिक्र करूंगा कि कहते हैं कि कोई जिप्सी, गुड़गांव का ही मामला था शायद। हाँ, जिप्सी का मामला तो एक जो मेरे ध्यान है वो तो ये है कि आपने पकड़ा था कोई। अच्छा, हाँ, वो राजस्थान वाला मामला में ऐसा हुआ था साहब कि एक बुजुर्ग आदमी थे और उनकी जिप्सी समेत वो गायब हो गए थे रात को 12-12:30 बजे। फौजी थे? नहीं, फौजी नहीं थे। अच्छा। पर वो हाई प्रोफाइल इसलिए थे, उनके भाई विधायक रहे थे पहले, कभी मेरा नाम जान नहीं है, पर वो विधायक थे और उनकी उम्र भी 70 के आसपास थी, बुजुर्ग थे वो। तो वो गायब हो गए थे जिप्सी समेत। तो रात को मेरे पास एसएचओ का फ़ोन आया कि एक बुजुर्ग गायब हो गए, उन्होंने डिटेल बताई नहीं। तो मैं गया, कई बार बुजुर्ग चलो निकल जाता है घर से रात को 12-12:30 बजे कि जी, तब साइबर का काम मैं ही देखता था गुड़गांव का, कि जी लोकेशन निकाल दो इसकी। तो मैंने कहा यार अब रात को 12:30 बजे कौन लोकेशन देगा, तब ये ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं था ना, मैनुअली फ़ोन करके लेनी होती थी। तो मैं कहा कल बात करेंगे अपन, कल सुबह बताइए तू। फिर उसका दोबारा फ़ोन आया कि जी वो फलां डीएसपी साहब आ गए हैं थाने में ही, जो वहाँ पोस्टिंग भी नहीं थी उनकी। तो फिर मेरे कान खड़े हुए, इसका मतलब मामला सीरियस है। जब डीएसपी रात को 1 बजे थाने में आ रहे हैं, तो मैं कहा मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैंने एयरटेल के जो नोडल अफसर थे उस समय, उनसे बात की कि भाई कहाँ लोकेशन आ रही है। बोले देख के उन्होंने बताया कि शाम को 7:30 बजे हमने ये वोडाफोन राजस्थान के एरिया में चला गया फ़ोन। तो मैंने टीम को बुलाया फटाफट कि थाने में पहुँचो। मैं अपने मोटरसाइकिल थी उस समय मेरे पास, मैं लेके घर से भगया। मैं था सेक्टर 10 गुड़गांव में, क्राइम ब्रांच का इंचार्ज, सब इंस्पेक्टर था मैं। तो मैं वहाँ आया, उधर राजस्थान के नोडल अफसर को ढूंढा, उसका फ़ोन नंबर वगैरह, उससे बात की। तो उसने बताया कि भरतपुर में एक कस्बा है वैर, के वहाँ की लोकेशन उसकी आ रही है। फिर हम तभी की तभी उनके परिवार वाले, वो 2 बेटे थे उनके, उनको साथ लेके गाड़ी में, एक प्राइवेट और सरकारी गाड़ी लेके निकल गए। जब वो वैर से 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले के डिस्टेंस पे रहे होंगे, सुबह हम 5 बजे के आसपास, तो उनके घर से फ़ोन आ गया कि डेड बॉडी मिल गई घर में ही, फार्म हाउस में। तो वो तो बेचारे रोने लग गए, दोनों लड़के जवान थे वो बोले कि हम तो वापस जा रहे हैं, हमें क्या करना है जिप्सी से या फ़ोन से। वो तो क्योंकि वो फ़ोन ही चल रहा था उनका, जो लोकेशन जो आ रही थी, रात को बंद हो गया था फ़ोन तो 10 बजे।
तो मैंने कहा यार तुम ऐसा करो, तुम जाओ, एक गाड़ी हम रख के, हम अब आ तो गए, अब तुम अपने फादर का संभालो वहाँ पे, वो तो क्योंकि कार्रवाई तो लोकल पुलिस ने करनी है, मैंने करनी नहीं, मैं तो क्राइम ब्रांच से हूँ, तो मैं ढूंढता हूँ। तो बस हम लगे वहाँ तलाश करने, थाने में गए, वो बोले जी नहीं इस तरह की कोई सूचना। हम ऐसे गाँव में जाके ढूंढ रहे थे, पर जब प्रयास करते हो ना तो भगवान भी कुछ ना कुछ आपकी मदद करते हैं। सामने से वही जिप्सी आती हुई दिख गई जो बुजुर्ग की जिप्सी थी। फिर तो अब तो मैं गई तो हो गया काम सही। फिर वो बस वो जिप्सी पकड़ ली और उसमें वो लड़का पकड़ लिया। बाद में उम्र कैद हो गई थी उसको, जब जांच मतलब अरेस्ट हो गया था वो, उसको उम्र कैद हुई और जिप्सी बरामद हो गई थी, मोबाइल बरामद हो गया था। और वो कह रहा था मैं अब ये जिप्सी लेके जा रहा था इसको कटवाने के लिए आगरा, तो वो सबूत ही ख़त्म हो जाता फिर वो। और डेड बॉडी घर में मिली गई थी उनके फार्म हाउस में ही। तो इस तरह से वो तुरंत मतलब कुछ घंटे में ही क्रैक हो गया था वो। उस समय एसपी ऐसे क्राइम ब्रांच में तो मौका मिलता है साहब ऐसे रोज़ कुछ ना कुछ करने का। मतलब आप सुनोगे तो इतने किस्से हो जाएंगे कि, क्योंकि आप क्राइम ब्रांच में रहोगे तो दरअसल थाने में हो ना, तो एक थाने की लिमिट है। क्राइम ब्रांच में आप पूरे ज़िले में किसी भी तरीके का काम, कोई भी दूसरे ज़िले का भी अगर आपको सूचना मिल गई तो आप खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्राइम में रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर भी रहा हूँ, इंस्पेक्टर भी रहा हूँ और ACP भी रहा हूँ, दोनों जगह। फरीदाबाद भी रहा हूँ, गुड़गांव भी रहा हूँ। अमूमन पुलिस में एंट्री के बाद, बहाली होने के बाद या भर्ती होने के बाद सबके जहन में होता है कि ठीक है, और जब आपने इतना बड़ा काम, कई काम किए तो अंदर से था कि ठीक है बदमाशों का खात्मा भी करना है। वो दौर क्या था जब आप एनकाउंटर की दुनिया में आपने कदम रखा? एक्चुअली क्या था, गुड़गांव कोर्ट में ना अक्सर वारदातें होती थी। 2006 से पहले के उठा के देखोगे ना तो हर 6 महीने में, साल में फायरिंग होती थी वहाँ पे। तो मैं क्राइम ब्रांच में था, तो कोर्ट के आदेश से जैसे मिलती अलग से सिक्योरिटी, तो हमारी टीम वहाँ पे थी। तो एक कस्टडी में एक मुलजिम को लेके आ रहे थे, 2 थे वैसे वो मुलजिम। तो उनमें से एक मुलजिम जो था उसको अचानक 3 लड़के आए और वो फायर किया। मेरी पुलिस, क्योंकि क्राइम ब्रांच की टीम वहाँ थी सिविल में, वो लड़का भाग के बाथरूम में घुस गया। अब जब इन्होंने उसको ललकारा कि निकलो बाहर, तो निकला नहीं, उसने उल्टा पुलिस पे भी फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा। तो वो हमारी टीम ने फिर वो साइलेंट किया, क्योंकि वो आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार सबको ही है। इनकाउंटर एक्चुअली सेल्फ डिफेंस ही होता है, क्योंकि आपके ऊपर फायर कर रहा है तो आप फायर कर सकते हो, अगर कोई थप्पड़ मार रहा है तो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से ही दे सकते हैं। अब उसको जब इन्होंने समझाया, वार्निंग दी कि नहीं, तो वो माना नहीं, तो फिर वो इनकाउंटर हुआ। नहीं, वो टीम ही होती है साहब, वो तो करने वाली तो सारी। तो फिर वो बंदा जो है ना वो इनकाउंटर हुआ। इसी तरह दिल्ली पुलिस के साथ था एक DLF में, वहाँ भी वो ऐसे ही था। वो कोई दिल्ली पुलिस की टीम का ऑपरेशन था वो, पर वो उनसे इधर उधर हो गया, हाथ नहीं आया। फिर बाद में वो लोकल पुलिस भी आ गई वहाँ पे, उसको भी बहुत कहा था भाई तू दे सामान, कुछ हथियार उसने फेंक भी दिए थे, पर फिर छुपा के रख लिए। जैसे दरवाज़ा खोला फिर फायर किया। तो वो फिर वो वहाँ पे वो एक इनकाउंटर हुआ था। विस्तार से बताओ, वो जो जिसमें हैंड ग्रेनेड। हाँ, वो एक्चुअली हैंड ग्रेनेड भी लेके लिए हुआ था वो। ये बात है 2006 की, 6 या 7 की, 2006। हाँ, 2006 में हैंड ग्रेनेड। तो उसके बाद यहाँ भी मिले हमारे को फरीदाबाद में भारी मात्रा में। तो वो 2006 में तो हैंड ग्रेनेड हाथ में लिए हुआ था, एक हाथ में पिस्तौल थी। फिर उसको बालकोनी में बुला के उसको समझाया। मैं सब इंस्पेक्टर था, मैं उसमें सब इंस्पेक्टर ही था। और वो हाँ, मैं 10 सेक्टर में ही था। वो दिल्ली पुलिस की टीम थी। फिर बाद में हेल्प के लिए जैसे जॉइंट काम शुरू हुआ, तलाश हुई उसकी, फिर वो आइडेंटिफाई हो गया था इस घर में है वो। तो जब उसको समझाया तो उसने हैंड ग्रेनेड हैंड ओवर कर दिया था। उसने तार में वो वायर जो थी ना, चार्जर की वायर में बांध के उसको, क्योंकि अगर वो पिन उसकी हटा रखी थी उसने, वो छोड़ते ही फटता वो। अब वो उसने पिन हटाई हुई को उसने बांध दिया, क्योंकि हैमर वो बांध दिया, तब तक वो हैमर छूटेगा नहीं। तो था रिस्की, क्योंकि अगर वो ग्रेनेड स्लिप हो जाता उस तार में से तो बचने का कोई चांस नहीं था। तो तुरंत फटता है फिर 1 सेकंड के अंदर। तो वो जैसे ही उसने ऊपर से लटकाया, नीचे वाली बालकोनी में था, तो मैंने वो अखबार में फ़ोटो भी छपी थी वो, मैं हैंड ग्रेनेड मैंने पकड़ा था वो। और पर फिर जब उसको रिक्वेस्ट करके उससे दरवाज़ा, क्योंकि उसने एक होस्टेज भी बनाया हुआ था, एक लेडी भी थी अंदर वहाँ पे, तो वो भी खतरा था। फिर जब उसको कहा गया भाई दरवाज़ा खोलते हुए फिर फायर किया पुलिस पे। तो दिल्ली पुलिस की थी टीम साथ, फिर वो उसमें फायर सेल्फ डिफेंस में फिर जो गोली चलाई वो उसको लगी, तो वो मर गया वो उसमें। तो इस तरह का। हाँ जी, हाजिरी थी मेरी। उसके बाद बस फिर इनकाउंटर का तो फिर कभी मौका नहीं मिला। पर यहाँ पे एक किस्सा हुआ था, एक मध्य प्रदेश से किसी बंदे को किडनैप कर रखा था, किसी ज्वेलर को, और उससे फिरौती मांग रहे थे वो, शायद 1 करोड़ या 2 करोड़ की वहाँ। और आप यहाँ? और मैं यहाँ फरीदाबाद था। तो वो मध्य प्रदेश पुलिस ने हेल्प मांगी थी हमारे से। मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर था उस समय यहाँ।
तो इन्होंने हेल्प मांगी थी कि दे दो, तो हमने पूरी रात ढूंढ ढांड के वो एक जगह लोकेट कर ली थी कि इस घर में हो सकते हैं वो, यहीं पे एक सेक्टर में छोटा सा हाउसिंग बोर्ड टाइप घर था वो। तो जब उनको पकड़ा तो वो बंदा भी मिल गया था जिसको किडनैप करके लाए थे, कोई खंडवा का था वो, खंडवा का कोई ज्वेलर था, हाँ मध्य प्रदेश का, किशोर कुमार का जो गांव है वो घर है वो कस्बा। तो और उनके पास 3 या 4 ग्रेनेड मिले थे, 8-10 पिस्तौल थी, AK-47 थी और 250-300 गोलियां थी उनके पास सारी। तो उसमें मध्य प्रदेश की टीम भी क्योंकि साथ थी वो, फिर वो सारा क्योंकि उसको भी बरामदगी वो सब उनकी यही होगी थी, और वो सारा चीज़ें लेके फिर वही चले गए थे। मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी बड़ी हाँ बड़ी वो उसमें बड़ा हाईलाइट हुआ था। कारण ये था कि हमें ये तो आइडिया दे दिया था उन्होंने कि इस एरिया में कहीं है लोकेशन के हिसाब से, पर ये नहीं पता था किस घर में है वो। तो मैं और मेरा एक सब इंस्पेक्टर मेरा साथी था नरेंद्र चौहान, हम दोनों वहाँ घूम रहे थे। तो हमने क्या करा था, पार्किंग बाहर एक लाइन में पार्किंग थी। मैंने कहा यार नरेंद्र गाड़ी 1-2 घंटा पहले आई है तो हो सकता है बोनेट गर्म हो, सब गाड़ियों के बोनेट चेक करते हैं। अच्छा। तो जब वहाँ से वहाँ तक बोनेट चेक किए तो एक गाड़ी का बोनेट गर्म था, और जब उसका नंबर जो था वो चेक करवाया तो वो नंबर निकला एक मोटरसाइकिल का। तो हमें शक हो गया कि यूपी नंबर की गाड़ी है और ये इस पर मोटरसाइकिल का नंबर लगा हुआ है, तो यही गाड़ी है पक्का। तो उससे आइडिया लेके उस गली में जो आगे घर थे उन घर में सर्च करके एक घर हमें मिल गया कि इस घर में बीच वाले फ्लोर पे ये बंदे रुके हुए हैं। तो वो भदौरिया गैंग के लोग थे, भदौरिया भी खुद था, वो पकड़ लिया था भदौरिया भी हमने वो सारा। और फिर वो मध्य प्रदेश पुलिस के साथ वो था हमारा जॉइंट ऑपरेशन, तो मध्य प्रदेश पुलिस ही ले गई थी उनको सबको, एविडेंस वगैरह में दे के आया, वो सज़ा भी हो गई, उम्र कैद हो गए वो सारे। तो आप मतलब वास्तव में 31 साल अब आंखों के सामने घूमता है, सारी तस्वीरें घूमती होंगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सब चीज़ गुजर गया वो दौर। हाँ ये बात सही है। और कितना 31 सालों में पुलिस कितनी बदल गई? ऐसा पुलिस, पब्लिक और बच्चे सब बदल गया जी। अब जो जिस तरह का अब जो सिस्टम चल रहा है ना, देखो पुलिस में तो बिहेवियर में बहुत सुधार है पुलिस का। अब जो मैनुअली बिहेव होता था ना, क्योंकि पहले वो होता था पुलिस में रिटर्न टेस्ट ही नहीं था भर्ती होने के लिए। कांस्टेबल अगर आपको भर्ती होना है तो आपको सिर्फ फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए थी, आपकी मेडिकल होना चाहिए था, रिटर्न टेस्ट का प्रोविजन नहीं था PPR में। बाद में ये अब 2014 के बाद जब सरकार ने ये एक अच्छा किया इसमें सुधार कि रिटर्न टेस्ट डाल दिया उसमें। अब रिटर्न टेस्ट में आदमी पढ़ लिख के पूरी तैयारी करके टेस्ट फाइट करके आता है, तो एक तो पढ़े लिखे लड़के आने लग गए। अब आप पुलिस के जो नई कांस्टेबल भर्ती है ना 12-13 साल के बीच के, आप उनसे क्वालिफिकेशन पूछोगे तो ज़्यादातर तो ग्रेजुएट मिलेंगे आपको। कोई B.Tech है, कोई LLB है, कोई पढ़े लिखे लड़के, चाहे सब इंस्पेक्टर हैं या कांस्टेबल हैं। तो पढ़ा लिखा तबका आ गया तो बिहेवियर तो बेटर अपने आप हो ही जाता है। कुछ अब अफसरों की तरफ से भी, कुछ मीडिया आप लोगों की तरफ से भी, वो ये कैमरे का एक ऐसा हो गया, हर एक आदमी के जेब में कैमरा है, तो आप गलत करोगे तो भी कोई ना कोई आपको समस्या आ ही जाएगी। तो ठीक चल रहा है, अब वो तो सही हो गया है। टेक्नोलॉजी का जो जितना हमारे टाइम में मैनुअली सारा काम करना पड़ता था, अब टेक्नोलॉजी का बड़ा फ़ायदा हो गया है। मोबाइल फ़ोन ये वो सब चीज़ें जो है ना, वो ये सोशल मीडिया से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प पुलिस को मिल जाती है। हालांकि बदमाश भी दुरुपयोग भी उसका पूरा करते हैं, पर पहले से मैं समझता हूँ कि बेटर पोजीशन पे हैं आज की डेट में पुलिस। नहीं, लेकिन एक दौर था, मुझे याद है साहब, मैं भी गांव से हूँ, एक खाकी वाला व्यक्ति देखकर, एक पुलिसकर्मी देखकर एक पुलिस वाला पूरे गांव को घेर लिया था, पूरे गांव में दबदबा कर दिया था। आज हम मेट्रो सिटी में बैठे हुए हैं, यहाँ बड़े अफसर का भी अमूमन हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कोई अदना सा व्यक्ति सड़क पे भिड़ जाता है, लड़ लेता है, कई तरह की बातें शुरू हो जाती है, मतलब एक डर खौफ, वो चीज़ें खत्म हो गई। क्या असल में क्या है भाई साहब, पुलिस का जो बनाया था ना पैटर्न और सिस्टम, ही अंग्रेजों ने बनाया था। तो वो हिंदुस्तानियों को दमन करने के लिए तैयार की गई थी पुलिस। ऐसी यूनिफॉर्म भी देखो, ये कपड़ा कोई नहीं पहनता जो हम पहनेंगे जो, तो वो मतलब खाकी, मतलब खाकी रंग जो है एक अलग से, वो यूनिफॉर्म का ही तो है जी सारा। यूनिफॉर्म का मतलब वैसे तो होता है एक जैसा, अगर मीनिंग देखें यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा, तो सबकी एक जैसी वर्दी बनाई है, तो पर वो कलर ऐसा छाटा गया है जो आम तौर पे आदमी नहीं पहनता वो। तो वो इस तरह का कलर सोच समझ के रखा गया था कि आम से अलग लगें आप पहनते ही वर्दी। जैसा एक वो रामायण का किस्सा बताते हैं ना कि भाई रामचंद्र जी रावण को जब विजय नहीं कर पा रहे थे, तो रावण ने सलाह ली कि युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा, तो रावण ने विभीषण से, अपने भाई से, ले तेरे अंदर वो छद्म विद्या है तो तू दूसरा रूप बना के कुछ मेरी मदद कर। तो उसने कहा तेरे पास भी तो ये शक्ति है, तू राम की यूनिफॉर्म पहन के और राम बन के तू चला जा वहाँ, अलग सलग गलत सलत कुछ दे दे, इस तरह के
कुछ डायरेक्शंस जीत जाएगा। तो उसने कहा यार मैं फेल हो गया। बोला कैसे? बोला जैसे ही राम की वर्दी पहनी या जैसे राम का वेश धरा तो मेरे अंदर विचार ही चेंज हो गए एकदम से। तो वर्दी का बड़ा प्रभाव है साहब। तो ये अंग्रेजों ने जो वर्दी बनाई थी ये दमन के लिए बनाई थी और वही चल रहा था। जो ये बताते हैं ना ऐसे 40 साल पहले कि एक सिपाही जाता था तो पूरा गांव भाग जाता था छोड़ के, डरते थे। तो वो अंग्रेजों ने जो डर बना रखा था वो था। असल में क्या होता है, वर्दी से डर नहीं लगना चाहिए। सामान्य आदमी को तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस पैदा होना चाहिए। अब आजकल क्या है, माताएं या बड़े जो हैं वो जिम्मेवार हैं डर को अभी भी बरकरार रखने। क्यों, मैं कई बार जब भीड़ में कहीं खड़ा होता हूँ तो जरूर हर 10 मिनट में कोई ना कोई माँ अपने बच्चे को लाती है पकड़ के कि जी मान नहीं रहा, ये आइसक्रीम मांग रहा है, इसको धमकाओ जरा। तो मैं कहा हमारी रेपुटेशन तो पहले ही खराब है, तुम इनके दिमाग में अभी से इसको डरा डरा के और फैला दो कि भाई हाँ ये सिर्फ डराने के लिए है। तो हाँ, तो ये असल में पुलिस तो बदमाश को डरा, बदमाश तो डरे पुलिस से, अच्छी बात है, परंतु सामान्य आदमी के तो अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। बहुत आज से 25 साल पहले मैंने किसी लेडी कोई थी, किसी कोई लेक्चरर थी कुछ थी, उसका मैं लेक्चर सुन रहा था। वो कह रही थी मैं पढ़ती थी कहीं की रिमोट की दूसरी स्टेट की थी वो। तो कहती जब हमारी बस में जैसे हम जाते थे और कोई वर्दी वाला एक सिपाही भी आ जाता था अंदर तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाते थे कि अब कोई गलत नहीं हो सकता पूरी बस के साथ, क्योंकि एक वर्दी वाला आ गया। तो ये विश्वास पुलिस का होना चाहिए, मतलब इतना विश्वास आदमी के अंदर हो कि एक वर्दी वाला देख के पूरे। अच्छा, लोग करते भी हैं वैसे, कितनी भी बुराई कर लें आप देखो, जब भी कोई संकट आएगा तो भगवान के रूप में पुलिस ही नजर आएगी। घर में कोई इंसिडेंट हो गया, कोई वारदात होगी, कोई एक्सीडेंट हो गया, फिर वो वही नजर आएंगे कि भाई अब तो यही बचाएंगे किसी तरीके से, और वो पुलिस करती भी है वो काम। तो वो बस कई बार उसको ओवरटेक करके कई बार गड़बड़ भी हो जाती है वो, फिर क्योंकि हैं तो ह्यूमन बीइंग। देखो जैसा समाज होगा वैसी पुलिस होगी, वो कोई ज़्यादा डिफरेंस की बात नहीं है। जैसा समाज है वैसी ही पुलिस है। हम बस ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अच्छा बिहेव करो, अच्छा व्यवहार करो, लोगों से ठीक से टैकल करो, ये करो, वो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। सब कुछ ठीक है, तो आपने खुद कई बार जो उस वक्त के तत्कालीन डीजीपी रहे उनको कई बार आप मिलकर उनको सुझाव भी आपने दिया या शायद पत्र भी लिखा कि बिहेवियर को लेकर बहुत कुछ किया। नहीं, असल में क्या था, जब ये शुरू में जब भर्ती शुरू हुई ना, जो टेस्ट के बाद, तो मैंने सुझाव दिया था। जो उस समय जो डीजीपी साहब थे, मैं एक मीटिंग में गया था उनके पास, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर अब ये पुलिस जो है ना, क्योंकि अब पढ़ी लिखी पुलिस आ रही है, तो हम एक वो डालें इसमें ट्रेनिंग सेंटर में, जो हमारे पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर मधुबन में, बोर्डसी में, सब जगह कि एक अच्छे बिहेव की भी कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कोई इस तरह का जो इनको महीने में 10 दिन में एक जाके लेक्चर दिए। तो वो उन्होंने अप्रिशिएट किया था कि बहुत अच्छा सुझाव है, पर वो अभी ट्रेनिंग सेंटर्स में वो लागू हुआ या नहीं है मेरे को आइडिया नहीं है इस बारे में, पर ये मैंने रिक्वेस्ट की थी उनको, क्योंकि जब मैं इमिग्रेशन में था तो हमें भी ट्रेनिंग दी जाती थी अच्छे बिहेव की। हर महीने में एक हमारा 1 दिन का पूरा वर्कशॉप होता था, 2 महीने में होता था कई बार, तो उसमें ये अच्छे बिहेव की ट्रेनिंग दी जाती थी। क्या यूएन में भी आप रहे? हाँ, मैं यूनाइटेड नेशन में रहा जी 1 साल। वहाँ का कोई किस्सा आपके जहन में हो? यूएन में तो क्योंकि मैं इमिग्रेशन में लग गया था, वहाँ पे भी आपको चॉइस थी कि आप थाने में लगना है या जैसे आप जो चॉइस दोगे उस हिसाब से वो पोस्टिंग कर देते थे। तो वहाँ मैं क्योंकि इमिग्रेशन में लग गया, तो इमिग्रेशन में फिर ज़्यादा किस्से होते नहीं हैं, बस वो आपने कोई फर्जी पासपोर्ट पकड़ना है। रोड बैरियर था, अल्बानिया जो देश है, अल्बानिया और कोसोवो का जो रोड बैरियर था, वहाँ पर हर एक आदमी का पासपोर्ट चेक होता था सड़क से जो आते थे, जैसे एयरपोर्ट है ऐसे वो भी एक इमिग्रेशन का पॉइंट हो गया ना। तो वहाँ कई बार ऐसे किस्से जरूर हो जाते थे कि गाड़ी है और हमें लग रहा है चोरी की, क्योंकि वो बाहर से यूरोप से आते थे लेके, उसमें जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से लैंड बॉर्डर है उनका, तो कई बार शक हो जाता था कि गाड़ी ये वहाँ से चोर के ना ले आया हो। तो हमारे यहाँ जैसे इंजन नंबर रजिस्ट्रेशन होता है, वो वहाँ जो ये बड़ी मर्सिडीज, BMW गाड़ी है, इनमें एक विन होता है, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो किसी एक डिस्क्रीट जगह पे होता है, वो कंप्यूटर से उसका पता चलता है भाई इस मॉडल की गाड़ी का कहाँ पे होगा, अलग अलग जगह थी वो। तो कई बार चोरी के व्हीकल पकड़ लेते थे वहाँ पे हम। 1-2 बार पासपोर्ट में उस बंदे ने फ़ोटो चेंज कर रखी, किसी और की अपनी लगा रखी और बड़ी सफाई से लगा रखी। वो खुद मतलब हमें 2 घंटे हो गए माथा मारते, हमें उसकी बातों से शक है कि ये आदमी ये नहीं है, पर डॉक्यूमेंट ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल ओरिजिनल है। जैसे अब वहाँ बिहेव आपको ठीक रखना ही होता है। तो अल्टीमेटली फिर ये हुआ कि एक बार ये डिसाइड हो गया छोड़ दो यार, अब 10 बज गए रात को, ये ठीक ही होगा ये। फिर ऐसी दिमाग में आया यार एक बार इसका फिंगरप्रिंट रखवाओ इस पर, कि जैसे बायोमेट्रिक यहाँ है ना, वहाँ तो तब से था। तो जैसे उसका फिंगरप्रिंट हमने चेक किया तो उसका नाम पता वो आ गया, वो पहले किसी क्रिमिनल केस में पकड़ा हुआ था। वो जैसे नाम पता आया तो डिफरेंट आया, तो फंस गया, फिर उसको जेल में भेजा। तो वहाँ तो इस तरह के किस्से होते थे, पर वहाँ ये अच्छा सिस्टम था कि 8 घंटे की ड्यूटी है आपकी, उसके बाद कोई फ़ोन भी नहीं करेगा उसके बाद। जीवन का सबसे बुरा दौर कौन सा रहा?
वैसे तो ऐसा कभी ऐसा आया नहीं कि बहुत ज़्यादा बुरा दोष हुआ, पर कई बार झूठे सच्चे आरोप लग जाते हैं तो वो थोड़ा सा एक बार हिला देते हैं, कई बार आरोप लगा देते हैं लोग। जैसे मैं ASI था होडल थाने में एक बार, ये 95 की ही बात होंगी, तो एक मोटरसाइकिल को हमने रोका कि इधर जा रहा है भाई, आगे नाके तक हमारे को छोड़ दियो। तो वो बोला जी मेरी में तो लाइट नहीं है, तो कहीं और आपको भी दिक्कत आएगी, तो इसलिए मैं चले जाता हूँ। तो हमने वहीं छोड़ दिया थाने के सामने से, उसको कह दिया यार अंधेरा होने वाला है, तू चले जा भाई, पलवल जा रहा हूँ। तब ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट होता था, पलवल होडल। चला गया। अगले दिन सुबह SHO के पास फ़ोन आता है, जो उस समय कोई विधायक थे, उनके PA का, कि उससे 300 रुपये ले लिए भाई तुम्हारे ये राजेश ASI ने। तो मेरा सबको पता था, मैं वहाँ कागज़ भी लेता नहीं था किसी से, तो पर वो कुल मिला के मेरे को फ़ोन पे बुला लिया, लैंडलाइन फ़ोन होते थे। तो बोले जी आपने पैसे ले लिए उससे 300 रुपये। मैं बोला जी ये झूठ बोल रहा है। बोला नहीं झूठ नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है। मैं बोला जी अब मैं भी सच बोल रहा हूँ, अब कैसे आप बताओ कैसे करोगे। तो वो बोले कि ऐसा करो, आप 300 रुपये मंदिर में रख दो, अगर इसने दिए होंगे तो उठा लेगा और नहीं तो नहीं उठाएगा। मैं कहा बिल्कुल नहीं रखूँगा भाई, क्योंकि मैंने 300 रुपये रख लिए, मेरे तो 300 रुपये भी चले जाएंगे और मैं चोर भी बन जाऊँगा, ये तो उठा ले जाएगा। तो बोले ये बात ऊपर तक जाएगी। मैं बोला तू अंतरिक्ष तक ले जा भाई, इस बात को जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक ले जाओ ऊपर तक, पर मैं पैसे नहीं रखूँगा। ऐसे ऐसे झूठा आदमी कोई भी, मैं तो तनख्वाह यहाँ बांट जाऊँगा शाम तक, रोज़ाना मेरे बच्चे क्या खाएंगे। पर फिर वो बस उसके बाद साइलेंट हो गया, कोई किसी ने कुछ पूछा ही नहीं कि लिए थे या नहीं लिए थे। झूठ बोलते हैं लोग। तो इस तरह के कई बार बेवजह आपको परेशान करने वाले लोग आते हैं कि पुलिस वालों से 300 रुपये ले चलो, चलो अब जाते जाते तेल वेल का खर्चा निकल जाएगा बेवजह का। आप भी कभी ठगी के शिकार हुए हो? हाँ एक बार हुए थे हम बावल थाने में। मैं बावल में ASI था फरीदाबाद के बाद। एक बहुत अजीब किस्सा मैं आपको बताता हूँ, मेरी याद आ गया, मैंने किसी से शेयर भी नहीं किया आज तक। एक शाम के टाइम, सर्दी का समय था, रात को एक ये सनसेट के टाइम पे VTI वायरलेस से, तब मोबाइल फ़ोन कुछ नहीं था, VTI के भाई एक परिवार की गाड़ी छीन ली हाईवे पे किसी ने। तो हम तो भगे फटाफट SHO में वहाँ पे। तो एक फैमिली खड़ी थी, बड़े बूटेड सूटेड वेल ड्रेस्ड बढ़िया, 2 मियाँ बीबी, 2 उनके जवान बच्चे 10वीं 11वीं वाले स्टाइल के। ठीक है जी। तो बोले जी हम नागालैंड से आए हैं, नागालैंड में हमारे चाय के बागान है और हम खाटू श्याम जी जा रहे थे, और हमने टैक्सी की थी वहाँ दिल्ली से। और वो टैक्सी वाला जो है ना, वो यहाँ हम रुके थे फ्रेश होने के लिए 2 मिनट के लिए रोड पे, और जैसे हम उतरे वो गाड़ी लेके भाग गया। और उसमें हमारा वीडियो कैमरा था, तब कैमरे किसी के पास होते नहीं थे, वो बड़े वाले कैमरे आते थे सोनी के, इतने बड़े बड़े। तो कह रहा जी कैमरा था, एक चांदी का छतर था जो चढ़ाना था, तो इतने रुपये कैश थे, कपड़े थे, सब लेके भाग गया। तो हमने नाकाबंदी करवाई, जो पुलिस का प्रोसीजर होता है वो सब चलाया। तो कह रहे जी अब पैसे भी सब चले गए, हम कहाँ रुकें। तो सब थाने में फैमिली क्वार्टर्स थे। तो हम सब ने कहा जी अब थाने में रुक जाओ, वो कहाँ रुकोगे। तो वो थाने में आ गए और हमारे घरों में रुके, कहीं बेटा कहीं बेटी कहीं वाइफ कहीं खुद, वो ऐसे सबके घरों में खाना खाया और सो गए वहीं पे। और सुबह वो उठ के और बोले जी ठीक है, तो अब पैसे नहीं है हमारे पास। तो सब ने पैसे इकट्ठे करके दिए 3000 रुपये उस ज़माने में, कि जी आप रास्ते का, क्योंकि वो कह रहे थे हम जाते भेज देंगे जी आपको पैसे वापस। 3000 रुपये हम सब ने इकट्ठे करके उनको दिए कि लो जी आप चले जाओ, कोई बात नहीं। और गाड़ी की तलाश हम चल ही रही है, मिल गया तो आपको सूचना दे देंगे। 2 फ़ोन नंबर भी दे के लैंडलाइन, वो चले गए। जब लैंडलाइन नंबर मिलाया अगले दिन, तो लैंडलाइन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा, मिल ही नहीं रहा। फिर वो नंबर पता करवाया BSNL से, बोला ये नंबर तो है ही नहीं जी कहीं नागालैंड का। फिर वो गाड़ी का नंबर जो उन्होंने नोट करवाया था, टैक्सी का नंबर, वो टैक्सी का नंबर निकला गुड़गांव का। फिर उस समय मैनुअली जाना पड़ता था। मैं गुड़गांव आया अगले दिन, की इन्वेस्टिगेशन मैं ही कर रहा था। तो मैं अगले दिन आया तो गुड़गांव वाला जो नंबर था वो पता चला डंपर का नंबर है ये। तो वो नंबर भी नोट करवा के गए ना। उन्होंने कभी उसके बाद कभी संपर्क किया कि भाई होता है भाई हमारी चोरी की पैरवी है, और नंबर भी गलत लिखवा के गए। तो वो एक ऐसा किस्सा देखा मैंने कि वो हमारे को ही ठग के ले गए। हमारे से कोई दूध भी कहे जी हल्दी वाला दूध पीता है, ये जी इसमें ये तो मीठा खाएगा, ये बिना छुपड़ी रोटी खाता है, ये फुल्ली हुई खाता है। मतलब पुलिस सेवा में जुटी हुई। तो कई बार अब क्या होगा, कई बार ऐसे लोग आते हैं कि वो भविष्य में कभी कोई सच में कोई जेन्युइन भी आया उसके बाद कोई, तो हम सोचते हैं ये कोई ठग ना हो भाई, पहले वेरीफाई करो। ये पुलिस की भी एक टेंडेंसी है। आप देखो कहीं भी कोई आएगा ना कंप्लेनेंट, कई बार मैं भी धोखा खा जाता हूँ। कई बार आया कंप्लेनेंट, वो इतने ढंग से आपको इतना करेगा, विक्टिमाइजेशन दिखाएगा अपनी कि जी मैं तो मर गया, लूट गया, उठ गया। तो मेरी जो ट्रेडिशनल पुलिस हो गई, नहीं सर ये ऐसा लग रहा है झूठ बोल रहा है, एक बार चेक कर ले। अरे भाई मैं कह यार FIR दर्ज करिए, कह रहा है। पर वो कई बार क्या बहुत बार वो झूठी बात निकलती है फिर बाद में ना, कि बिल्कुल वो इंसिडेंट हुआ ही नहीं उसके साथ, वो तो झूठ बोल रहा है। पर वो वो काइंड हार्टेडनेस के कारण या दयालुता के कारण सोचते यार सच ही कह रहा होगा। तो कई बार पुलिस का वो जो रूप है थोड़ा निर्दयता वाला, वो कामयाब है वो, क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं। मैं आया तो था बहुत सारी बातें करने के लिए सर आपसे,
और मैं इसलिए भी आया था कि अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में थे, मैं कवर कर रहा था 25 तारीख की बात, तो उन्होंने उड़ता पंजाब का भी जिक्र किया था, नशे का जिक्र किया था, और आप सिरसा रहे हो सर। बिल्कुल। और कहते हैं कि पंजाब से जो इस तरह की एंट्रियाँ होती हैं जो नशे की, वो शायद सिरसा बॉर्डर से एंट्री होती है, ऐसा माना जाता है। सुशील जी, बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने जी। बहुत तगड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मैं 2 साल सिरसा में रहा हूँ और खूब नशा पकड़ा जाता है वहाँ पे, छोटे लेवल पे भी बड़े लेवल पे भी। कभी एक बार भी पंजाब से एंट्री वाला नशा नहीं पकड़ा गया वहाँ। सारा नशा सप्लाई होता है दिल्ली से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, ज़्यादातर स्मैक तो सारा दिल्ली से ही जाता है, जिसको चिट्टा बोलते हैं वहाँ पे। और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ले जाने वाले, बेचने वाले, यहाँ वाले भी जो सप्लाई करने वाले, वो भी पकड़े जाते हैं। नाइजीरियंस बहुत मात्रा में बेच रहे हैं वो चीज़, और बाकी उड़ीसा से भी बहुत सारा आता है। तो ये बात तो गलत है, परंतु ये क्वेश्चन आपका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कारण ये है, आज की डेट में नशा समाज में बढ़ता जा रहा है, दिख रहा है जवानों में, और उस नशे को रोकने के लिए पुलिस, कोर्ट और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और सारी जो हमारी जितना भी जो लीडर्स से ज़्यादा संस्थाएं लगी हुई हैं, परंतु उसमें कोई संस्था की जरूरत नहीं। सिर्फ एक संस्था है जो उसको रोक सकती है। आपको आइडिया नहीं होगा, वो संस्था है परिवार, माँ बाप। अगर मैं अपने बच्चों को कंट्रोल कर लूँ कि उसको, मैं पैदा हुआ तब से लेके उसको ब्रीफ करके चलूँ कि भाई नशा मत करना, एक बार तूने टेस्ट कर लिया तो उस दिन से तू एडिक्ट समझ लेना अपने आप को। और जो एक बार एडिक्ट हो गया, बहुत मुश्किल से वो निकलता है उससे बाहर फिर। तो वो मैं अपने बच्चों को सुधारूँ, आप अपने बच्चों को सुधारो, क्योंकि जब डिमांड खत्म हो जाएगी, सप्लाई अपने आप खत्म हो जाएगी। जब डिमांड ही नहीं रहेगी, कहते हैं ना सिखों के मेले में, मोहल्ले में वो नाई की दुकान क्या काम आएगी, क्योंकि वहाँ कोई डिमांड ही नहीं है, तो क्या करेगा वहाँ खोल के, वो अपना भाग जाएगा। तो ऐसे ही तो डिमांड कंट्रोल होगी कहाँ से? घर से। वो आप अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, आप सर्विंग हो, चाहे कुछ भी हो, तो आपको अपने बच्चों को ये बाकी चीज़ें तो टीचर सिखा देंगे। हालांकि टीचर और भी ब्रीफिंग करते हैं अच्छे स्कूलों में या सरकारी में भी, सब जगह, परंतु माँ बाप की खास जिम्मेवारी है कि 15 साल तक कम से कम अपने बच्चों को, आजकल तो 20 साल समझा जाएगा, कि बिल्कुल वॉच करो उनको कि कोई वो कहीं नशे के चक्कर में तो नहीं है। क्योंकि सूखा नशा करते हैं, दारू पी के आएगा बच्चा घर में तो वो महक से पता चल जाएगा माँ को या बाप को, परंतु वो सूखा नशे में ना महक आएगी ना कुछ आएगी। पुलिस अधिकारी, आप मान रहे हो कि अगर अभी इस तरह के परिवार या जो भी संस्थाएं प्रिकॉशन न लें और काम न करें, तो पंजाब की स्थिति हरियाणा की हो जाएगी? निश्चित रूप से हो जाएगी। जगह आप रहे हैं हरियाणा। देखो जी, हरियाणा कैसे बना है या पंजाब कैसे बना है? पहले तो मैं इंडिविजुअल से है ना, एक मैं हूँ, फिर मेरे साथ मेरा परिवार है, फिर मेरा समाज है, फिर उससे ये आप गांव बन गया, फिर उसके बाद शहर बन गया, फिर जिला बन गया, फिर स्टेट बन गया। तो इंडिविजुअल एक एक आदमी को ना, पूरी स्टेट को आप कैसे सुधार सकते हो, है ना? एक पे काम करेंगे। एक परिवार में एक बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, आजकल कुछ ज़्यादा बालक है नहीं, मैं अपने बच्चों पे काम करो, आप अपने पे करो, वो आप अपने पे करो, तो अपने आप सब सुधर जाएगा। तो ये बात सही है कि वो दिन दूर नहीं है। अगर नहीं घर में कंट्रोल किया गया या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इसका बाकायदा ये करिकुलम में शामिल हुई ये चीज़ कि बच्चों को ब्रीफ किया जाए कि इसके दुष्प्रभाव क्या हैं। लोग जो नशेड़ी, जो नशा करता है आदमी, उसको नशेड़ी कहना भी गलत है, वो डिस्करेज, वो बेचारा डिमोरलाइज होता है, पहले ही वो टूटा हुआ है, क्योंकि उसकी मजबूरी है उसको, क्योंकि एक बार एडिक्शन आ गई फिर उसकी बॉडी मांगती है उसको, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में सरकार अब लगी हुई है। वैसे सुधार पहले से बहुत है, परंतु फैलाव भी धीरे धीरे जो दिख रहा है। आपको पुलिसिंग में सुधार करना हो, एक लाइन, सबसे पहले क्या करोगे सर? सबसे पहले मैं दया भावना सिखाऊंगा पुलिस को। मैं बच्चों के लिए कहता हूँ, मैं अपने बच्चे को अगर किसी तरीके से मैंने एग्जाम्पल दे के, खुद का एग्जाम्पल दे के उसको करके उसमें दया डाल दी, अगर दयावान अफसर होगा तो वो किसी के 4 चक्कर कटवाएगा तो सोचेगा कि यार थोड़ा दया कर लूँ, ये आदमी 40 किलोमीटर से रोज़ आता है, शाम को चला जाता है, अगर मेरे अंदर दया होगी तो मैं नहीं कटवाऊंगा। अगर मेरे अंदर दया होगी तो मैं पैसे पूछूंगा कि मैं इन भाई साहब से पैसे मांग रहा हूँ, तो इसकी दुआएं देगा या बद्दुआएं देगा। वो चीज़ अगर आप में दया आ गई ना, फिर वो आपको कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप सेट हो जाओगे बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि दया भावना हम पुलिस में भी जगाएं, घर में भी जगाएं, बच्चों में भी जगाएं। एक सिर्फ दया जगाने से सारा देश सुधर सकता है, मैं तो ये मानता हूँ सर। क्या बात है। एक
अमूमन पुलिस को कहा जाता है कि पैसे लेते हैं, लेने वाली चीज़ें हैं, और आप वो 2018, हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि आप दान और दया की चीज़ें वहाँ, क्योंकि मैं बेटी की शादी वाला डिस्कस करना चाह रहा था कि क्या ऐसा भाव आया कि आप पहले मना कर दिए थे कि कोई पैसा लिफाफा लेकर ना आया बेटी का कन्यादान में, और आपने जो मिला वो तमाम संस्था को दान? नहीं, वो मेरी मजबूरी थी दान करना, क्योंकि 8 साल पहले मैंने डिसाइड किया था, मतलब 8 साल पहले बेटी की शादी हुई थी, तो मैंने कार्ड तो छपवाया नहीं, मैंने व्हाट्सएप पे ही मैसेज किया था, आपको भाई आया होगा, तो उसमें मैसेज लिखा था, तो उसमें मैंने नीचे लिखा था कि आप कृपया कन्यादान ना करवाएं। पर वो क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि भाई बेटी की शादी है तो हर आदमी सोचेगा कि कुछ ना कुछ कराऊँ, तो वो दोपहर से ही मेरे पीछे पीछे लिफाफा लेके मैं तो परेशान कर देंगे शाम तक, तो मैंने एक लड़का बिठा दिया, वहाँ पे जो दे तू लिखता रहे इसमें। और एक संस्था है प्रयास, जो गरीब औरतों के लिए काम करती है, गरीब बच्चों के लिए काम करती है, अच्छा काम करते हैं वो, उनका अपना ऑफिस है 1 एकड़ में, तो यहाँ पे तो मैंने उनका, वो मदान साहब थे जो 5 भाई साबुन के मालिक हैं, वो थे उस समय उसके चेयरमैन, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपना बंदा भेज देना रात को, क्योंकि ना मैंने घर पे बताई ना किसी को बताई ये चीज़, क्योंकि मैं फजूल में फिर विवाद, क्योंकि ये देने में थोड़ी दिक्कत होती है ना कोई भी चीज़, तो मेरे को लग रहा था 2-4 लाख रुपए इकट्ठे होंगे, पर रात को जब काउंट किया तो वो हो गए 10,78,000 में। तो मेरी भी नीयत एक बार तो यूँ लगा यार बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो गए तो क्या करें, पर मैं कहा नहीं, रखने नहीं है, तो मैंने उसी रात को ही उठा के वो प्रयास के पास पहुंचा दिया था बैग, वो यूँ का यूँ, और बेटी के हाथ से, और वो जो दामाद जी थे वो 1 रुपये का रिश्ता था, उनके हाथ से ही दिलवाया था, तो उनको भी समझ में नहीं आई कि किस चीज़ का बैग दिलवा रहे, वो सोचे कोई होगा, कोई ऐसे रिचुअल करवाते होंगे इस तरह का फोटो खिंचवाने का। तो सर वो जैसे दिया, तो जब बेटी और दामाद को बाद में पता चला कि आपने सारे पैसे दे दिए, तो फिर तो एक बार तो सबको ऐसा लगा कि ये कैसे कर दिया जी, हिम्मत वाला काम। बहुत से लोगों ने भी पूछा कि जी आपने कैसे हिम्मत जुटाई इतने 11 लाख रुपए देने की, तो मैंने कहा यार ये तो पहले 100 रुपये छोड़ के प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको, कि कोई रिक्शा वाला, तांगे वाला कोई 10 रुपये मांग रहा तो 20 दे दो, 50 मांग रहा तो 100 दे दो, कोई सब्जी वाले को किसी को, तो ऐसे प्रैक्टिस जब करोगे तो फिर आपकी आदत में आ जाएगी वो चीज़, तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। तो मैंने वो बैग उठाया और उनको दे दिया, वो 2 दिन बाद वो बैग लेके वापस आ गए मेरे पास कि जी हम नहीं ले सकते ये पैसा इतना कैश, तो इसको आप चेक से दो। तो फिर मैंने बेटी के अकाउंट में डाला वो पहले, फिर उससे चेक से, उसके अकाउंट से उनको ट्रांसफ़र किया। इस पूरे मामले में आप, जो आपकी मैडम है, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी बिना उनके सहयोग के तो कुछ हो ही नहीं सकता साहब, बिना उनके सहयोग के तो कुछ नहीं हो सकता ना जी। ये तो सबका बाद में, पहले तो इनको मैंने नहीं बताया था कुछ भी, पर बाद में ये सारे खुश थे कि देखो क्या होता है, हमारी परंपरा क्या है, जब आप एक घर में रजिस्टर मेंटेन करते हो जिसमें आप कन्यादान लिखते हो कि कौन कितना दे के गया, जब उसके घर में शादी होती है तो आप पहले वो रजिस्टर चेक करते हो कि कितने रुपए दे के गया था, उतने ही मैं दे के आऊँगा भाई, थोड़े बढ़ा के दे देते हैं वो अलग बात है। अब मैंने वो रजिस्टर का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया कि मैं किसी को देना ही नहीं है, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण जो दे के गया था वो तुम्हारा चैरिटी में चला गया, वो तुम्हारे ही खाते में जाएगा ना, मेरे में तो जाएगा नहीं, तो इसलिए किसी को देना ही नहीं। तो आपने देखा होगा मैं किसी के कन्यादान या किसी के शगुन नहीं देता हूँ, 2 रुपये भी गरीब को देता हूँ, कई बार जो मेरे से गरीब आदमी को मिल जाता तो मैं दे देता हूँ। सर मैं, इंटरव्यू लंबा हो रहा है, मैं चाहूँगा कि बस एक जानना है सर, ये चेची जो आप लिखते हो, ये अमूमन में दूसरा कोई नाम का नहीं मिले, क्या है, कहाँ से हो सर? ये कई लोगों के ध्यान में है। नहीं, एक्चुअली ये मेरा गोत्र है। अच्छा। चेची गोत्र है मेरा, और अब तो जैसे सोशल मीडिया से अब पता चल रही है ये चीज़ें कि बड़ा, जैसे गुजर हम जाति तो गुजर है, पुलिस की तो वैसे कोई जाति होती नहीं है, पर वैसे जो बर्थ है वो तो गुजर जाति में है, तो गुजर में जो गोत्र होते हैं उसमें चेची है। अब जो गुजर जो बुजुर्ग हैं वो बताते हैं जी चेची गोत्र बहुत हाई लेवल का गोत्र है। और कैसे हाई लेवल का है कि जी जो गायत्री थी, जिसने ब्रह्मा जी के साथ जिसने वो हवन किया था, जिसका वो जो इतिहास में है वो इस तरह की बातें कि वो चेची गोत्र की थी। जो राधा थी, वो तो राधा के, तो मैं अभी गांव में भी गया अभी कुछ 1 अरसा पहले, तो वो गांव भी पूरा चेचियों का गांव है वो। अच्छा। तो ये पता चला कि हाँ, जो कृष्ण राधा वाले जो, तो राधा रानी जो थी वो भी, श्री राधा जो थी वो भी चेची गोत्र की, ऐसा लोगों ने बताया। वहाँ उनका घर भी है दिखाया, मंदिर भी दिखाया कि देखो जी यहाँ है, तो इसलिए ये तो एक गोत्र है, सामान्य किसी का कुछ भी हो सकता है। आप राजस्थान से हैं? नहीं, मैं हरियाणा से हूँ, मेरा रोहतक डिस्ट्रिक्ट में गांव है। वैसे मैं पैदा नारनौल में ही हुआ और नारनौल से ही नौकरी लग गया, पर वैसे बेसिकली मेरे फादर का जो पेट्रोल, जो हमारा गांव है, जो खानदानी जो गांव है वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में मैम के पास सीसर गाँव है। तो सीसर गाँव, सीसर गाँव है। ग्रेट। आज मुझे लग रहा है कि ऑन कैमरा आप कई लोग जानेंगे इस बात। सीसर गाँव है जी। रिटायरमेंट नज़दीक है सर, अब पूरी तरह से अध्यात्म में आप चले गए हो, क्या कुछ प्लान किया है रिटायरमेंट के बाद? एक्चुअली सुशील जी, अध्यात्म जो शब्द है ना, वो शब्द ही आपको क्या बताता है। देखो, अधि, एक मैंने संस्कृत से एमए किया हुआ है, अधि जो एक धातु है, अधि का मतलब होता है ऊपर उठा हुआ।
जैसे अधिकारी यानी बाकी कर्मचारी एक हो गया, अधिकारी यानी उसके पास अधिकार थोड़े ऊपर उठा हुआ अधिकार है। और आत्मा का मतलब आत्मा हो गया, अध्यात्म का मतलब जिसकी आत्मा थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। जो मैं हमेशा कहता हूँ, साधु और संत में क्या फ़र्क है कि साधु आपको वेशभूषा से, कपड़ों से, बालों से पहचाना जाएगा, परंतु संत जो है वो आपको पहचाना नहीं जाएगा। संत हो सकता है कि वो स्वीपर का काम करता हो, पुलिस का काम करता हो, टीचर हो, पत्रकार हो, वो आपके आचरण से, तो आपकी आत्मा जब ऊँची उठ जाएगी ना, जब आपको हर एक आदमी एक जैसा दिखने लग जाएगा, मेरे बेटे मेरे पड़ोसी के बेटे में जब फ़र्क बंद हो जाएगा ना, तो समझ लो आप आध्यात्मिक हो गए हो, फिर आत्मा आपकी ऊपर उठ गई है। तो वो परमात्मा प्रयास करवा रहा है, अपन तो कोई आध्यात्मिक नहीं है, कुछ भी इस तरह का कोई योग्यता नहीं है कुछ इस तरह की, परंतु काम करते हैं कि जो संपर्क में आ गया वो आदमी एक अच्छा मैसेज लेके जाए कि सेटिस्फाई होके जाए, अगर वो सही जेन्युइन बात के लिए आया। झूठे आदमी को सेटिस्फाई तो नहीं कर सकते। हाँ, अब रेलवे में ये समस्या है, रेलवे में क्या है, लोग मरते हैं रेल के आगे कट के, एक्सीडेंट हो गया, फिर उसको किसी का आरोप लगा देंगे जी उसने मार दिया जी लाके, तो वो तो झूठे आरोप लगा रहा है, उसको तो मैं खुश कभी कर नहीं सकता, ना सेटिस्फाई कर सकता हूँ, पर कोशिश करके इन्वेस्टिगेट करके उसको बताते हैं इसी आधार पे तेरा झूठ है भैया, नहीं करेंगे हम, बिल्कुल अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, प्रयास करेंगे, गलती से हो जाए तो अलग बात है। तो रिटायरमेंट के बाद वो फिर आपकी शरण में ही आना है जी, फिर फिर पूछेंगे जी, बताए जी। हाँ जी, हाँ। चलो रिटायरमेंट वाला इसलिए किया कि मैं एक और आपके साथ तो कंटिन्यू चर्चा होंगी, क्योंकि बहुत सारे किस्से आपके पास हैं और जो समाज को जागरूक करने के लिए खासकर पुलिस से संबंधित होती है। मेरे पास भी बहुत सारे सवाल है, मैं पूरी लिस्ट बनाकर लाया था आपके लिए सवालों का, लेकिन मैंने बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीडियो में उसे शूट करेंगे। गुर्जर समाज में भी आपकी बड़ी अच्छी ख्याति, तमाम बड़े नेता आपको बड़े रेस्पेक्ट से, आपका आदर से नाम लेते हैं। चलो पुलिस सबके लिए होती है, लेकिन खास कर मैंने खुद देखा है जम्मू कश्मीर से भी लोग आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से सारे आपके समाज के लोग आपके पास आते हैं। ये कैसे आप बताऊँ भाई साहब क्या है, देखो मैं तो बिल्कुल औसत दर्जे का आदमी हूँ, मतलब चाहे पुलिसिंग में समझ लो, चाहे ह्यूमन बीइंग आदमी भी, मतलब बिल्कुल औसत, कोई विशेष कोई खासियत नहीं है, कुछ नहीं है, अपना औसत काम है बिल्कुल। अब ये उनका बड़प्पन है कि लोग वो थोड़ी इज्जत देते हैं, और ये मैं आपको बता दूं, मेरे सर्कल में गुजर, चलो ठीक है क्योंकि मैं जाति गुजर में पैदा हो रहा हूँ, बहुत गुजर समाज इज्जत देता है, परंतु मेरे जो जितने घनिष्ठ दोस्त हैं उसमें नॉन गुजर बहुत हैं, ब्राह्मण बहुत हैं मेरे। सबसे ज़्यादा नज़दीक, अगर अभी पीछे किसी ने मेरे से गुड़गांव फरीदाबाद के 4-5 लोगों के नाम मांगे कि कोई अच्छा काम करना है, जो आप जो 4-5 जिनको आप बेस्ट समझते हो दे दो, तो मेरे को भी तब आइडिया हुआ, मैंने ऐसे 4-5 नाम छांटे उसको भेज दिए। फिर मैंने बाद में देखा कि सारे ही शर्मा हैं, तो मेरे को आइडिया लगा कि यार ये या तो ये अच्छे शर्माई हैं या मेरे सर्कल में अच्छे शर्माई, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि हर समाज के लोग साथ रहते हैं, बिल्कुल टच में रहते हैं, जुड़े हुए हैं, और जाति से कुछ नहीं है। मैं तो मतलब बताऊंगा आपको कि किस लेवल तक का भाईचारा रहता है दूसरी जाति में। मैं समझ रहा हूं कि अभी आप बेल्ट में हैं, किस लेवल तक का भाईचारा। क्या है, क्या पसंद करते हैं खाली समय में? खाली समय में साहब मैं अपने साथ अकेला रहना पसंद करता हूँ। आपने देखा होगा मैं गाड़ी भी अकेला चलाता हूँ। अभी आप गाड़ी गनमैन ड्राइवर सब हैं, पर मैं कोशिश करता हूँ, देखो घर में भी आप हमेशा परिवार के साथ हो, कोई अकेला नहीं। ऑफिस में भी बहुत कम टाइम मिलता है, क्या अकेले हो तो खुद के साथ बिताने का समय नहीं मिलता। तो मैं अपनी ज़्यादातर क्या करता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हारमोनियम सीख रहा हूँ, कहीं घर पे ही है हारमोनियम, कोई टीचर कोई नहीं है, अपना कभी कभी बजा लेता हूँ इस तरह से। तो म्यूजिक का से तो जब पैदा हुआ तब से था दिमाग में कि म्यूजिक में इंटरेस्ट था मेरा, पर कर नहीं पाया था। और समाज सेवा का भी एक मेरे को रहता है जुनून के कुछ सुधार करें समाज में। तो अब आने वाले समय में देखो भगवान ने चाहा तो हाँ उसके बाद कुछ होगा जी। एक लास्ट सवाल मैं ले लेता हूँ, बहुत सारी आत्महत्याएं हो रही हैं पुलिस में, मैं जिक्र नहीं करूँ, कांस्टेबल से लेकर ADG रैंक तक के अफसर कर रहे हैं आप, चूंकि अब डिप्टी SP के पद पे आप हो सर, और नीचे से उठे हुए एक एक चीज आप देख लिए, अब तो गजेटेड अफसर हो सर। क्या वजह मानते हो? देखो हिंदुस्तान में लगभग 1.5 लाख आदमी एक साल में आत्महत्या करता है, जो ऑन रिकॉर्ड है। जैसे घर में मेरा कोई मेंबर एक्सपायर हो गया आत्महत्या करके, मैंने पुलिस को बताया नहीं तो वो रिकॉर्ड में ही नहीं आएगा, मैंने उठा के फूंक दिया या दबा दिया। तो जो रिकॉर्डेड है वो लगभग 1.5 लाख के, जो मैंने सर्च किया था कुछ दिन पहले, तो इतनी एवरेज है। और लगभग 1.5 लाख लोग ही एक्सीडेंट में मरते हैं। तो मैं वही कह रहा था ना, पुलिस तो एक समाज का दर्पण है। जितना समाज में भलाई है उतना पुलिस में भलाई है, जितना समाज में भ्रष्टाचार है उतना पुलिस में भ्रष्टाचार है। तो जितना समाज में लोग टेंशन में रहने लग गए हैं, छोटी छोटी बातों पर टेंशन ले लेते हैं। अभी देखो हमारे गट का और हमारे दिमाग का सीधा कनेक्शन है।
आपका जैसा पेट है वैसा ही आपका दिमाग है। कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। ये ऐसे नहीं है, कहने वाली बात नहीं है, अब तो साइंटिफिकली प्रूव हो गया है। क्योंकि जैसे कई बार लोग कहते हैं मेरे को गट फीलिंग हो रही है, तो फीलिंग तो दिमाग में होती है, गट में थोड़ी होती है फीलिंग। परंतु गट फीलिंग होती है लोगों को, तो वो गट फीलिंग इसलिए होती है क्योंकि आपका बैक्टीरिया, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया वो गट में बैठा हुआ है, वो ऐसे हार्मोन्स छोड़ रहा है कि आपका सही होगा या गलत होगा। तो जैसा अन्न आप खाओगे वैसा मन हो जाएगा। तो अन्न आप कौन सा खा रहे हो, ईमानदारी का पैसा के खा रहे हो, सात्विक अन्न खा रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, वेजिटेरियन खा रहे हो, उस चीज़ का पूरा समग्र एक प्रभाव है। फिर माहौल का प्रभाव, हर आदमी एक बॉल पे एक आदमी बोल्ड हो जाता है, एक आदमी सिक्सर मार देता है। तो परिस्थितियां तो सबके घर में एक जैसी आती हैं, सबके ऊपर एक जैसी आती हैं, परंतु मन स्थिति उसकी क्या है परिस्थिति के समय में, वो डिपेंड करता है आप कैसे हैंडल करते हो उस चीज़ को। कई लोग, एक कुत्ता मर जाए उसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई पूरा परिवार मर जाए तो परवाह नहीं करते, भगवान की माया है, अभी मैं क्या करूँगा इसमें। तो इसका कोई स्पेसिफिक आप किसी भी डिपार्टमेंट का ये नहीं कर सकते भाई ये क्यों हो रहा है। पर ये है कि प्रेशर तो खैर हर एक डिपार्टमेंट में रहता है, पुलिस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है कि लोगों की उम्मीदें भी हमारे से जुड़ी हुई हैं। जिसके घर में कोई वारदात होगी वो सोचता है, एक आम धारणा बनी हुई है कि पुलिस वालों को सब पता रहता है। ऐसा नहीं है। अब 31 साल, 31.5 साल हम चाह रहे हैं कि हर केस ट्रेस होए, जो हमारे मिल गया वो ट्रेस होए 100%, और बहुत प्रयास करके कई बार नहीं हो पाते ट्रेस। कभी नेताओं से टकराव रहा? ये मेरा सौभाग्य ये रहा कि कभी कल परसों भी कोई ये क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे से कि नेताओं से, मेरे को कोई अफसर या नेता कभी किसी ने गलत काम के लिए नहीं कहा। एक पक्ष की सुन के अगर वो फ़ोन करते हैं, फिर उसको बताओ कि असली कहानी ये है, तो फिर वो मान जाते हैं कि हाँ मतलब गलत जो मैं सिफारिश कर रहा हूँ इसका मतलब गलत आदमी कर रहा हूँ, बैक हो जाते हैं अपने आप ही। तो ये अच्छी रही है बात, जो आपकी रेपुटेशन समझ लो या कुछ भी, कि वो कहते ज़रूर हैं किसी काम की, पर जब समझाओ तो कन्विंस हो जाते हैं। टकराव कभी नहीं हुआ। गुड़गांव में एक नेता से थोड़ा सा हुआ था, वो भी मेरा तो कोई टकराव नहीं था, उन्हीं ने मेरा भला कर दिया, उन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र एक बार करवा दिया था, उसके बाद बढ़िया आनंद में हूँ तब से। हाँ, वो मामला गुड़गांव वाला हुआ था, वो आप थे उसमें? हाँ मैं गुड़गांव में था। हाँ जी, हाँ एनकाउंटर हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तब मैं इसी भी नहीं था। अच्छा, उस वक्त आप? तब मैं भौंसी था, मैं तो IRB में। आपका ट्रांसफर हो? हाँ मैं तो ट्रांसफ़र हो गया, IRB में जा चुका था 1-2 महीना पहले ही। चलो सर, अभी वो सवाल का जिक्र मैं नहीं करूंगा क्योंकि अभी आप बावर्दी हो, लेकिन ये सवाल ज़रूर रहेगा। और यही सवाल नहीं, इसके साथ साथ कई और सवाल हैं, पुलिस से संबंधित, मेट्रो सिटी से संबंधित, साइबर क्राइम से संबंधित, सबसे ज़्यादा आजकल वो चल रहे हैं, तमाम सवाल हैं। अगले एपिसोड में उन तमाम सवालों का जवाब, अभी सर भी थोड़ा सा सहज महसूस कर रहे थे, अभी 2 साल नौकरी है साहब और बेल्ट की सर्विस है, गलत तो नहीं कर रहा? एग्जैक्टली सही। फिलहाल बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुशील जी, और पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाला और आप आए, बहुत धन्यवाद। बड़ा बच के जवाब दिए, लेकिन ठीक है, मैंने बहुत कुछ नहीं पूछा अभी आपका स्कूल कॉलेज सब कुछ बाकी है। जी, तमाम नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।